अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरदार हमज़ा मान। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं। हम बिना किसी तमहीद के उनसे जानते हैं कि इब्रार भाई बताइए, इस टाइम चूँकि आज़ादी मार्च की आप तैयारी में बिज़ी हैं, तो क्या प्लान्स हैं? इमरान खान साहब से आपकी मीटिंग हुई और क्या इरादे हैं, और ख़ुसूसन आप शादरा से कितने लोगों का जम गफ़ीर लेके निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह हर जगह से ही एक जम गफ़ीर निकलेगा और शादरा भी उनमें से बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। और तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस और अवाम जो है वो शादरा से निकलेगी। इससे पहले हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं हुई होगी। ठीक है। हमें किसी को ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सच पूछे तो हम अपने तौर पे कोशिश तो ज़ाहिर है ज़रूर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ गलियों में मोहल्लों में जा रहे हैं। कल हमारा एक जलसा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन लोग पहले से इतने मुतहर्रिक हैं और इतने उनके लिए जाना इतना ज़रूरी है कि हमें उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो जो इस वक्त ग्राउंड स्वेल हमें नज़र आ रहा है, तारीख़ में इससे पहले इतना कभी नहीं था। शादरा से एक जमे गफ़ीर निकलेगा इंशाल्लाह तो पिंडी की तरफ रवाना। हमारे इतलात ये हैं कि आप शादरा में दिन रात काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो क्या तासुरात हैं लोगों की महंगाई को लेके, और जो बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं? मैं दूसरी चीज़ों में बाद में आता हूँ, आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, वो गरीब आदमी का इशू नहीं है, उसमें बाद में आता हूँ। पहले ये बताएं, जब आप हल्के में निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं इस महंगाई के हिसाब से? देखिए, पहले तो अगर शादरा की आप बात करें तो तारीख़ में शादरा कभी भी नून लीग नहीं हारी, या नून लीग का कोई सपोर्टेड कैंडिडेट जीता था या नून लीग खुद जीतती थी। जी। एक अच्छा खासा उनका वोट बैंक था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सिसिलियन माफिया कहा, फिर इन्होंने निहत्ते मुसलमानों पे गोलियां बरसाईं। हमने देखा मॉडल टाउन का सानहा, फिर इनका जुल्म सामने आया, करते करते इनकी करप्शन सामने आई। इमरान खान साहब ने इनको बेनकाब बुरी तरह से ये हुए। उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेड सरकार, और लोगों ने देखा कि एक शख्स को इन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को निकाल दिया, और उसके बाद फिर इस वादे पे निकाला कि अब हम मुल्क को ठीक करने के लिए आए हैं। तो वही 150 का पेट्रोल 250 पे भी जाते हुए लोगों ने देखा। तो अब उनका इन पे एतबार मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। अच्छा। और ये बेनकाब हो चुके हैं। और फिर अब जो जैसे रोज़ाना नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि भागना शुरू हो गए हैं, बरतानिया से भी भागना शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो वो अब आप देखें ना, तो वहाँ से क्यों निकले हैं? बरतानिया से क्यों निकले हैं? क्या मुझे लगता है कि वहाँ बरतानिया की सरजमीन भी इन पे तंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि कानून की बालादस्ती है उन इलाकों में, कोर्ट्स का राज है। अच्छा। कानून का राज है। तो यहाँ पे तो किसी हद तक अगर आप देखा जाए, हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि आप बेवकूफ़ आवाम को भी बना सकते हैं, कोर्ट्स को मैनिपुलेट भी करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। तो अब ये भागम भाग, अब ये इनकी जो मैराथन है ना वो शुरू हो चुकी है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। लेकिन आवाम को इस दौरान में सब इल्म हो चुका है। तो इस वजह से भी अब शादरा तो कम्प्लीटली हमें बदला हुआ नज़र आ रहा है। लफ्ज़ डॉक्टर साहब, आपने चूँकि लंदन से भी नवाज शरीफ के और मरीम नवाज़ के निकलने की बात की, तो क्या ये वजह है कि तस्नीम हैदर ने जो बयानात दिए हैं, उसने बताया है कि जी ये लोग थे शामिल जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद करने में, कत्ल करने की साजिश बनाई, तो इसी वजह से तो नहीं फ़ौरन निकले यूरोप के ट्रिप पे जबकि मुल्क दिवालिया होने के करीब है? देखें, ये यकीनन एक सीरियस मामला है। एक उन्हीं की पार्टी का एक लीडर जो उनका स्पोक्स पर्सन भी रहा है, नवाज शरीफ के साथ हर कोई तो मुलाकात नहीं करता। वो तो बादशाह सलामत हैं। बादशाह सलामत के साथ जो बंदा मुलाकात करके आता है, इसका मतलब है वो अहमियत है उस शख्स की। सो वो अगर ये अपने मुंह से बात कर रहा है तो यकीनन इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। और इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि उसकी कड़ियाँ मिलती हों इससे, जिससे वो भागा है, उस मुल्क के अंदर के मज़ीद बातें निकलेंगी। अच्छा। तो इस चीज़ को बिल्कुल इसमें रूल आउट नहीं किया जा सकता। और जिस तरह का इनका एक कैरेक्टर है, आप देखें ना, ये तो मरवाने पे यकीन रखते हैं। आप वो कौन था चपड़ासी
مقصود چپڑاسی کو دیکھ لیں, دیگر لوگوں کو, ڈاکٹر رضوان اور ڈاکٹر رضوان, اور اس کے بعد پھر یہ ریکارڈ کو جلا دیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا, عوام بھول جاتی ہے, ان کو یہ یاد کرانا بڑا ضروری ہے کہ جب بھی یہ پکڑے جانے لگتے تھے ایک خبر آتی تھی آتش زدگی میں سارا ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا. بھائی اتنی آسانی سے, اچھا بھائی وہ بندہ گواہ کھڑا ہوا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا جی, وہ فوت ہو گیا, کمال ہے. تو یہ اب چیزیں, اور یہ بالکل سسیلین مافیا, اگر آپ موویز دیکھیں ہالی ووڈ کی تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو اٹھ کے کھڑا ہونے لگتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے. سو یہ اب جینون لائف کے اندر ہم یہ ڈرامہ دیکھتے آئے ہیں, اور قوم اگر ان کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرے تو بات تو ثابت ہوتی ہے. سو اس لیے آنے والا وقت جو ہے اب لوگ اس طرح کے بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے انشاءاللہ. ابراہیم بھائی لاسٹ پہ یہ بتائیے کہ سمری ہوتے ہوتے یہ انہوں نے کافی دیر سمری کھیلا, آخر کار سمری جو ہے نا وہ بھیج دی گئی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے, چند نام بھی بھیج دیے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ اب جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا, یا کس کو جو ہے نا تعینات کیا جائے گا آرمی چیف؟ کیونکہ میں یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی جان ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے, تو پاکستان میں کیوں یہ معاملہ اتنا جو ہے نا اہم ہو جاتا ہے, اور کس کو آپ کے خیال میں زیادہ چانسز ہیں آرمی چیف؟ دیکھیے پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا, اس میں جو پاکستان کی افواج ہے ان کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایجنسیز کے کردار کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسی ملک کے اندر بے شمار ملکوں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ دلچسپی رکھتی ہیں کیا کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی. سو اگر ہم اپنی ایجنسیز کو دیکھیں تو انہوں نے بڑا مثبت کام ماضی میں کر کے رکھا ہے. سو اس لیے ان کا ایک رول جو تھا وہ تھا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ رول سے تجاوز بھی کرتے ہیں, وہ پھر انڈیویجولز کی ذمہ داری ہوتی ہے, ادارے کے اوپر بات آ جاتی ہے. تو اب جو نئی تعیناتی ہے, آئی ایم شیور کہ جو 3-4 لوگ جو بھی ہوں گے ان میں سے یہ ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. ایک جرنیل جب بنتا ہے تو یقیناً موسٹ کمپیٹنٹ لوگوں میں سے بنتا ہے. سو وہ آگے کیا کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ نواز شریف نے دیکھے جتنے لوگوں کو آگے لگایا انہوں نے آ کے اس کو وہاں سے ہٹایا بھی عہدوں سے اور دیکھا. سو یہ اس کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے. سو اس کے لیے جو بھی لگے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو منوان اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ایک ادارے کے ڈسپلن کو اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مقدم رکھنا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی دوستو, آپ نے جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابراہیم الحق صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.